सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर आप इसको कह सकते हो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि जो जनरली हमारा पहला चैप्टर रहता है वो हम पढ़ते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है टुवर्ड्स द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से उठाया जाना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर जगह आपको ये यूज़ में मिलेगा ही मिलेगा जितने भी आप ऑर्गेनिक के चैप्टर पढ़ोगे। रिलेटिवली आप 6 चैप्टर यहाँ से और पढ़ते हो ऑर्गेनिक के प्रॉपर, तो वहाँ आपका इसका यूज़ पक्का होने वाला है हर चैप्टर में। तो ध्यान से देखिएगा और शुरू करते हैं। चलिए भाई, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखिए अभी तक भी हम केमिस्ट्री को जब पढ़ते हुए आए तो हमने ये देखा कि अगर मेरे पास दो स्पीशी हैं, लेट्स से एक ए स्पीशीज़ है और एक बी स्पीशीज़ है, तो हमने सिर्फ इतना देखा कि एक में इलेक्ट्रॉन की कमी है एक में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है। यही देखा, सही बात है सर, हमने अभी तक यही देखा। हम क्या देखते हैं कि ये जो बॉन्ड बन रहा था, ये जो बॉन्ड बन रहा था ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन का कोई मूवमेंट था? इलेक्ट्रॉन का कोई भी नेट मूवमेंट नहीं था यहाँ पे। चार्ज या पोलैरिटी आ सकता है, ऐसा जरूर हो सकता है कि अगर बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ले आएगा, ए अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का नेट मूवमेंट नहीं था। अब जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। जैसे कि आप सिंपली जानते हो रेजोनेंस के बारे में। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बेंजीन में आप जानते हो, अगर हम एक बेंजीन को बनाएं तो बेंजीन के अंदर के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं, वो हर जगह मूव करते रहते हैं। तो ये क्या है, एक टाइप का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहीं से मैं ऑर्गेनिक को उठाता हूँ, यहीं से मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जब होता है तो कुछ इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। सर्टेन इफेक्ट्स आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उन्हीं इफेक्ट्स की हमें पहले चर्चा करनी होती है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहली चीज़ की अगर हम बात करेंगे, जो सबसे पहला इफेक्ट होता है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा जो इफेक्ट होता है वो होता है आपका रेजोनेंस इफेक्ट, या इसको हम क्या भी बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। एक एक करके हमें इन्हीं इफेक्ट को समझना है। ये इफेक्ट आए कैसे? इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। अभी तक हमने हल्की सी एक पोलैरिटी का आइडिया लिया था कि एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब हम यहाँ पर मूवमेंट जब इलेक्ट्रॉन का हो रहा है प्रॉपर, तो कौन कौन से इफेक्ट आ सकते हैं उन इफेक्ट्स को प्रॉपरली समझने जा रहे हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस हो गया, मीजोमेरिक हो गया, फिर एक आ जाएगा आपका क्या, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। और लास्ट में आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखो आप लोग बहुत हल्के में ले लेते हो, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को देखोगे ना, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैरीज दिस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सोचने में अगर देखो तो आप थ्योरी के हिसाब से पढ़ रहे हो, अगर आप फील नहीं ले रहे तो आपको बहुत इजी लगेगा। बट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बिना आप बॉन्ड तोड़ ही नहीं सकते, कोई सा भी बॉन्ड आप ले लो। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज रिक्वायर्ड। तो मेरे हिसाब से तो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट निकल के आता है ऑर्गेनिक का, वो इलेक्ट्रोमेरिक ही है। ऑल दो आप इसको बहुत हल्के में लेते हो, हल्का भी है वो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इन इफेक्ट्स की एक खास बात होती है जो आप आगे चल के और अच्छे से इसको समझोगे, लेकिन इसको हम लिखते यहीं पर हैं क्योंकि नोट्स में ये इंक्लूड हो जाता है। जो ये शुरू के 3 इफेक्ट हैं, इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन, ये परमानेंट इफेक्ट होते हैं। परमानेंट क्यों होते होंगे? क्योंकि इन इफेक्ट को जो चीज़ कॉज कर रही है वो परमानेंटली मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगी। जबकि इलेक्ट्रोमेरिक एकमात्र ऐसा इफेक्ट है जो टेम्परेरी इफेक्ट होता है। दैट इज द ओनली इफेक्ट। ये हमको कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे पता होनी चाहिए जो। तो एक एक करके शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर कुछ जनरल नॉलेज की बातें कर लेते हैं। जनरल नॉलेज क्या भाई?
आपने एक चीज के बारे में पढ़ा होगा, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, कोई ना कोई क्लास में इस तरीके की नॉलेज आपको मिलती रहेगी। साइक्लोहेक्सेन मतलब क्या होता है सर? एक 6 कार्बन की साइकिल, बेसिकली यही समझ रहे हो आप। बेंजीन नहीं होगा, ये बेंजीन का ही छोटा भाई है, इस तरीके से। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन आप देख पा रहे हो, 1 2 3 4 5 6, तो C6 और H12। साइक्लोहेक्सेन यानी कि साइक्लिक एल्केन और एल्कीन का फॉर्मूला एक ही जैसा होता है, कभी भी आप नोटिस करना। तो ये जो साइक्लोहेक्सेन है, ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए हमें। एग्जिस्ट्स इन 4 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स। ये फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, जनरल नॉलेज के लिए ऐसे ही है ना, बट लिख लो, बहुत काम की चीज़ है। जैसे देखो, एक स्ट्रक्चर होता है इसका चेयर स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5 6। तो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया, इसका चेयर के जैसी स्ट्रक्चर बन रही है। दूसरा देखो, बोट स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 एंड दैट 6। ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, किस फॉर्म में दिख रहा है आपको? बोट स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर होता है हाफ चेयर। 1 2 3 4 5, और छठा हम कुछ इस तरीके से बना देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? हाफ चेयर स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। और लास्ट होता है बोट का ही भाई, ट्विस्टेड बोट। ट्विस्टेड बोट। 1 2 3 4। अच्छा, ज़्यादा बन गई क्या? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ट्विस्टेड बोर्ड जो इसका स्ट्रक्चर है, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है। इफ़ यू आर अवेयर ऑफ आइसोमेरिज्म, तो आप इसको समझ भी सकते हो। ठीक है, बट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर आइसोमेरिज्म नहीं देखा तो वो शॉर्टली प्रोवाइड कराया जाएगा। देखो, हर स्ट्रक्चर आप देखो, ये हमने साइक्लोहेक्सेन ही बना रखा है। 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बीच में आप इसको ऐसा समझो कि ये आपका कार्बन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कार्बन है, लेकिन वो ऐसे ओवरलैप कर रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर से। तो कार्बन ट्विस्टेड बोट वाले में भी आपके 6 ही होंगे। कौन कौन से होंगे? ये होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो पक्की बात हो गई, ये पता होना चाहिए कि साइक्लोहेक्सेन के 4 इंपॉर्टेंट फॉर्म है: चेयर, बोट, हाफ चेयर और ट्विस्टेड बोट स्ट्रक्चर। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ना, इफेक्ट को, सॉरी। तो सबसे पहले हमें देखना है अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, भाई इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर साल ये जेई मेंस में आपसे घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, बाकी चीजें मैं लिखाऊंगा वो आपको ध्यान में रह जाएंगी, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर मीजोमेरिक इफेक्ट। सर अभी मीजोमेरिक कहाँ से आ गया? जब आप इसको पढ़ लोगे तब आप समझ लोगे, लेकिन मीजोमेरिक इस चीज को यहीं पर सबसे पहले इसको लिखना बहुत जरूरी है। इन केस ऑफ हेलोजेंस, हेलोजेंस जिनको हम एक्स सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके केस में क्या होता है मेरे भाई? जनरली मीजोमेरिक इफेक्ट को ज़्यादा माना जाता है इंडक्टिव इफेक्ट से, लेकिन हेलोजन के केस में उल्टा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट करता है इन कंपैरिजन टू मीजोमेरिक इफेक्ट। ये आपको 12th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा कि हेलोजेंस की रिएक्टिविटी और स्ट्रक्चर, इनको डिफाइन करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन उस पॉइंट को हम वहीं देखेंगे।
फिलहाल आप इस पॉइंट को यहाँ से पकड़ के चलो कि इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा डोमिनेट करेगा इन केस ऑफ हेलोजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक हो गया। बाकी हम यहाँ पर लिख ही लेंगे। ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम। मतलब क्या है सर इस चीज़ का? देखो मेरे भाई, अगर यहाँ पर मेरे पास एक कार्बन का एटम है और मान लो ये मेरे पास जैसे CH3 था और यहाँ पर मेरे पास है X, तो होगा क्या कि हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन के इस शेयर्ड पेयर को, इस शेयरिंग में एक कार्बन, इस बॉन्ड फॉर्मिंग में एक कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन हेलोजन का होगा। तो हेलोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन तो इसके पास में है ही, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। जिस वजह से देखो, अपना ही इलेक्ट्रॉन तक ये सीमित रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये अब दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन पूरी तरीके से लिया नहीं है। पूरी तरीके से ले लेता तो पूरा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता, लेकिन थोड़ा ही अट्रैक्ट कर रहा है तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि सर अगर यहाँ पर हम देखें तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन भी तो जुड़े हुए हैं। मैंने कहा बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो क्या इनका कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा? मैंने कहा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को एक स्टैंडर्ड बॉन्ड कंसिडर किया जाता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन केस ऑफ ऑर्गेनिक, आप इसको कंसिडर मत करना, क्योंकि इसको एक स्टैंडर्ड बॉन्ड का दर्जा दिया जाता है। हालांकि यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस होंगे, लेकिन फिर भी इसको एक स्टैंडर्ड बॉन्ड माना जाता है। तो इसमें आपका इंडक्टिव इफेक्ट 0 के बराबर आप मान के चलोगे, कोई पोलैरिटी नहीं आई। क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल सर। अब कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर्स, कुछ केस और हैं इंडक्टिव इफेक्ट के जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेरे भाई, पहली चीज, इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। ये सिर्फ 3 कार्बन तक लगभग कुछ चलता है ना? तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। आफ्टर 3 कार्बन कैन बी इग्नोर्ड आफ्टर 3rd कार्बन। सर इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। मैंने कहा देख लेते हैं क्या इग्नोर करना है, कब करना है, कैसे करना है। जैसे मान लो मेरे पास एक लंबी कार्बन की चेन है और यहाँ पर मैंने एक हेलोजन लगाया, और हेलोजन भी सबसे तगड़ा वाला लगाया, फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, पूरी पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो अगर इसकी चर्चा कर ली तो बाकी तो इंक्लूड हो ही जाएंगे। तो होगा क्या? होगा वही सर, ये फ्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचेगा और अपने ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को गेन करेगा, सॉरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज को गेन करेगा, क्योंकि वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसकी वजह से इस कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये कार्बन बोलेगा कि भाई फ्लोरीन तो मेरे इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है। तो ये कार्बन फिर अगर इसको कहीं से सपोर्ट मिल सकता है तो ये उस कार्बन से कहेगा कि भाई अब तू अपने कार्बन मेरे को दे दे। कहने का मतलब क्या, पहले कार्बन और कार्बन के बीच में क्योंकि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी तो कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा था। लेकिन जब मैंने इस कार्बन से इसका इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करी तो कार्बन फ्लोरीन के कंपैरिजन में तो बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि कार्बन की फ्लोरीन के सामने नहीं चल सकती।
तो कार्बन अब अपने ही दूसरे भाई कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि फ्लोरीन के साथ तो वो लड़ नहीं सकता, वो कम ताकतवर है। लेकिन कार्बन और कार्बन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ताकत बराबर है ना, तो अब ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से खींचेगा। कितने खींच पाएगा? फ्लोरीन जितने खींच पाएगा? कतई भी नहीं, क्योंकि फ्लोरीन तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो उसके कंपैरिजन में ये दूसरे कार्बन से तो थोड़े कम ही इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, मतलब पूरा अपना पॉजिटिव चार्ज ये नलीफाई नहीं कर पाएगा। लेकिन क्योंकि इसने इस कार्बन से कुछ इलेक्ट्रॉन तो खींचे, तो इस पे थोड़ा सा चार्ज आ जाएगा, जो कि इस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि इस कार्बन के कंपैरिजन में कम होगा। अब ठीक इसी प्रकार ये वाला कार्बन अपने पीछे वाले कार्बन से बोलेगा कि भाई मेरे इलेक्ट्रॉन वो ले गया, तो अपने इलेक्ट्रॉन तू मुझे दे दे। तो ये पीछे वाला कार्बन भी थोड़े अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और उससे भी कम पॉजिटिव चार्ज को गेन कर लेगा। अब आप देखना, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। अब भाई बात असल में ऐसी है कि ये जो फ्लोरीन है, इसने इस कार्बन से अच्छे खासे अमाउंट में इलेक्ट्रॉन को गेन किया। इस कार्बन ने अब दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अच्छे खासे अमाउंट में लिया, और इस दूसरे कार्बन ने इस तीसरे कार्बन से बहुत ही कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन को लिया। सुनना बात को, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत डिफरेंस होता है कार्बन के कंपैरिजन में। तो फ्लोरीन ने अच्छे खासे अमाउंट में, आप देखो मैंने 4 एरो बनाए हैं, तो इसने बहुत अच्छे खासे अमाउंट में इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अब ये जो पहला कार्बन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करेगा दूसरे कार्बन से, तो इसने अट्रैक्ट तो किया, लेकिन उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा जितना फ्लोरीन ने किया, क्योंकि कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन का नुकसान अपना इससे भर लेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन का, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन का। तो सेकेंड कार्बन को इलेक्ट्रॉन का लॉस तो हुआ, लेकिन पहले कार्बन जितना नहीं हुआ। तो अब जो ये सेकंड वाला कार्बन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को भरने की कोशिश करेगा इस थर्ड कार्बन से। तो ये सेकंड वाले कार्बन, जिसको बहुत ही कम लॉस हुआ था इलेक्ट्रॉन का, ये अपना लॉस पूरा करेगा थर्ड कार्बन से, और पूरा लॉस अपना पूरा नहीं कर पाएगा, थोड़े ही इलेक्ट्रॉन ये थर्ड कार्बन से अट्रैक्ट कर पाएगा। तो थर्ड कार्बन ने भी इसको बहुत ही छोटे थोड़े इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ शिफ्ट कर लिया, लेकिन बहुत ही कम। तो अब इस थर्ड कार्बन को इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसने बहुत ही छोटी सी चीज़ को अपने से शिफ्ट करा है। भाई ये चीज़ मेरे को बताओ, अगर आपके पास 10 रुपए हैं, तो अगर आपको किसी को 1 रुपया भी देना है तो आप नहीं दोगे ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपके पास 1000 रुपये पड़े हुए हैं, या मान लो 1001 रुपये पड़े हुए हैं, और कोई आपसे 1 रुपया मांगता है, तो आप आराम से दे दोगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसा ही इस थर्ड कार्बन के पास हुआ है, इसके पास 1001 रुपया पड़े हैं, अगर थोड़ा सा 1 रुपया सेकंड कार्बन ने मांग भी लिया, तो इसको कहीं से लेने की ज़रूरत है? नहीं है। तो ये अब चौथे या पांचवें कार्बन से नहीं मांगेगा कोई भी इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप थर्ड कार्बन के बाद इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक फंडा था बिहाइंड दिस पॉइंट। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, क्या कंप्लीट चार्जेस यहाँ पर डेवलप होते हैं? नहीं, इट डेवलप्स पार्शियल चार्जेस ओनली, डेवलप्स पार्शियल चार्जेस ओनली। और तीसरी चीज, ऑपरेट्स टू सिग्मा बॉन्ड ओनली। इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ सिग्मा बॉन्ड तक रेस्ट्रिक्टेड होता है मेरे भाई, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड तक रेस्ट्रिक्टेड होता है। पाई बॉन्ड में भी ये नहीं चलता है। ठीक है, ये चीज आपको आई होप फ्लोरीन का नेगेटिव भी अब दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड तक एप्लीकेबल होता है, पाई बॉन्ड में भी ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कुछ चीज़ों की और बात कर लेते हैं। ओ सॉरी, जस्ट अ मिनट। चलिए,
अब इंडक्टिव इफेक्ट होता है दो तरीके का, प्लस आई और माइनस आई, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के आप दो हिस्से कर सकते हो। एक होगा माइनस आई इफेक्ट और एक होगा प्लस आई इफेक्ट। ये आप पहले से जानते हो भाई, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। सर ऐसा आप कैसे कह सकते हो भाई, आप ये जानते हो ना कि यार एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जैसे अगर मैं HCl का एग्जांपल लूँ तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 लोन पेयर बचे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड पेयर में दिया, और हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप देखो कि ये क्लोरीन अगर अपने ही इलेक्ट्रॉन तक सीमित रहता, तो एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर क्लोरीन के पास टोटल पहले 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, तो 17 ही इसके पास प्रोटॉन भी होते हैं, है ना। 17 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 17 प्रोटॉन होंगे, एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं इसके 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 17 में से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट सेल में, तो 3 लोन पेयर हो गए और एक इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर में शेयर किया। तो अपने ही इलेक्ट्रॉन तक सीमित रहता, तो न्यूट्रल रहता। लेकिन अब ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी ये लालच में आके अपनी तरफ खींच रहा है। क्या इसी को हम पोलराइजेशन बोलते थे फजान रूल में? क्या इसी को हम पोलराइजेशन बोलते थे? बिल्कुल सर। क्यों पोलराइजेशन बोल रहे हैं? क्योंकि अब ये अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही रहा है जो इसका था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किसका था? ये इलेक्ट्रॉन तो मेरे भाई हाइड्रोजन का था। अब ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि दूसरे से ये कर्ज ले रहा है एक तरीके से। तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे रहा है, तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन दानी है भाई, हाइड्रोजन है बहुत बड़ा दानी। तो ये आपको समझना है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ERG, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG, उसके ऊपर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, या आप कह सकते हो क्या मेरे भाई, डोनेटिंग ग्रुप। ये कुछ बेसिक बातें होती हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ठीक है, मुझे आप एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन है, क्या NH2 एक प्लस आई ग्रुप होगा या एक माइनस आई ग्रुप होगा? सोच समझ के बता दो। देखो, लगता क्या है सर, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई शो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। नाइट्रोजन के पास अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर आप देखोगे ना, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास एक लोन पेयर हमेशा रहता है। ये हम अमाइंस में पढ़ते भी हैं कि अमाइंस आर गुड बेस, क्योंकि उनके पास लोन पेयर होता है। तो ये अपना लोन पेयर एक्सेस इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ही नहीं। तो ये प्लस आई ग्रुप की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसके पास एक एक्सेस लोन पेयर है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आप कह सकते हो क्या, लोन पेयर। लोन पेयर। तो NH2 एक प्लस आई ग्रुप की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। डिसाइडिंग द प्रायोरिटी। बताओ कौन अच्छा प्लस आई है, कौन अच्छा माइनस आई है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। भाई जैसे पहला क्वेश्चन, सारे वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे, एक एक करके देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा, कोई एल्केन है, कोई एल्कीन है, और कोई एल्काइन है। तो आप ये बताओ कि इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन होगा, है ना। प्रायोरिटी आप किसी भी हिसाब से बना सकते हो, जनरली माइनस आई ग्रुप के हिसाब से बनाते हैं अपन। तो हम उसी हिसाब से बनाते हैं कि माइनस आई के हिसाब से आप प्रायोरिटी को डिसाइड करो। चलो,
तो देखो यहाँ पर क्या फंडा लगता है। यहाँ पर देखो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, चारों के 4 बॉन्ड सिग्मा है, तो 4 है तो एक एस हो जाएगा और 3 पी हो जाएंगे, इसको स्टेरिक नंबर बोलते हैं। 3 सिग्मा है तो एक एस हो जाएगा और बचे हुए 2 पी हो जाएंगे, और अगर 2 ही सिग्मा है तो एक एस और एक पी। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा इस तरीके से निकालना है। जो भी लोग इस मेथड को फॉलो करते हैं वो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में बच के चलेंगे। लेकिन अगर कोई ये वाली मेथड फॉलो करता है कि 3 बॉन्ड तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 2 बॉन्ड तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन और एक बॉन्ड तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये गलत मेथड है। गलत मेथड है, मैं क्यों बोल रहा हूँ आप सुनना। क्यों, क्या होता है ना, जो इस मेथड से चलता है, अगर हम उनसे कभी ये पूछते हैं कि भाई ये बताओ, ये एलीन्स का एग्जांपल है, इसमें जो बीच में वाला कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ जरा, तो पता है वो लोग क्या जवाब देंगे। क्योंकि सर डबल बॉन्ड है तो sp2 होना चाहिए, लॉजिकली तो यही होना चाहिए। लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इस मेथड से आपकी डिसाइड होनी है। आप देखो क्या इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है? नहीं सर, सिग्मा बॉन्ड तो 2 ही है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन इसकी होनी चाहिए, बीच वाले कार्बन की हम बात कर रहे हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp होगी। तो हमेशा इस मेथड को फॉलो करना, 4 सिग्मा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन और 2 सिग्मा तो sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इस चीज को हमेशा आप लेके चलो, मैं मिटा भी नहीं रहा इसको। तो आप जानते हो कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, इसकी होगी sp2 और इसकी होगी हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्योंकि ये क्या है? एल्केन है। ये क्या है? एल्कीन है। और ये क्या है आपका? एल्काइन है। तो भैया आप यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर की बात करो, किसमें कितना परसेंट एस करेक्टर है। देखो एस और पी टोटल 100% होगा, तो एस करेक्टर sp3 में तो हो जाएगा आपका 25%, यहाँ पर हो जाएगा आपका 33.3%, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 50%। कैसे निकाला ये, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, जैसे थर्ड एग्जाम्पल देखो, एस और पी में से मेरे को पता करना है कि कितना परसेंट एस है और कितना परसेंट पी है। टोटल परसेंट कितनी होती है? 100, और 100 को आप दो हिस्सों में बांट दो, तो 50% एस करेक्टर होगा, 50% पी करेक्टर होगा। सिमिलरली अगर sp3 है तो टोटल परसेंट कितनी होती है? 100। 100 को 4 हिस्सों में बांटो तो 25 25 25 25 करके बटेगा, तो 3 हिस्से तो पी के हैं, यानी कि 75% पी करेक्टर और 25% एस करेक्टर। इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। हालांकि ये हम इसको और जनरलाइज तरीके से पहले ही पढ़ चुके होते हैं, तो इतना इस पे फोकस नहीं करना। अब भाई सुनना कि परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ये भी मैं पहले से बता के चलता हूँ, बट फिर भी यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? ये होगा, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट ये, फिर ये और फिर ये शो करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इस करेक्टर एल्काइन का है, फिर एल्कीन का है और फिर है आपका एल्केन का। बताइए। ठीक है सर। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम करते हैं। टी डी एच। सर ये क्या लिख दिया आप? देखो, ये मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। ये आइसोटोप्स हैं, इनमें लगता है मास फैक्टर। तो मास फैक्टर फॉर आइसोटोप्स। अब हम कर लेते हैं इनको एक्सप्लेन। देखना भाई, देखो हाइड्रोजन के बारे में आप क्या जानते हो? हाइड्रोजन तो बहुत ही खतरनाक सा एक एलिमेंट है भाई पीरियोडिक टेबल का। कोई पोजीशन फिक्स नहीं, कुछ फिक्स नहीं, है ना। रैंडमली उसको रखे रहते हैं हम। हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल के अगर प्रॉपर पीरियोडिक टेबल बनाओगे तो बीच में सिचुएटेड होता है। और अगर हाइड्रोजन को आप, अगर आप में से बहुत बोलेंगे सर हाइड्रोजन तो एस ब्लॉक में होता है, एस ब्लॉक में हमने ऊपर पे देखा है, लेकिन आप देखना छोटा सा गैप होगा बीच में। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ना ऐसे रिजेंबल नहीं करती किसी के साथ एक्यूरेटली, तो बहुत ही खतरनाक सा ये एलिमेंट है। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। सर आइसोटोप्स मतलब क्या? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है डिफरेंट। उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन की बात करूं तो 3 आइसोटोप होते हैं मेरे भाई, प्रोटियम, ड्यूटीरियम
और ट्रीटियम। और भी आइसोटोप होते हैं बाकी, अगर आपके पास आए तो मैं आपको बता रहा हूँ मास स्पेक्ट्रल लगाना है, कैसे लगाना है वो समझो। प्रोटियम हो चाहे ड्यूटीरियम हो चाहे ट्रीटियम हो, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, यानी कि वन। वन, वन और वन। डिफरेंस कहाँ आएगा? मास नंबर में। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटियम मतलब प्रोटॉन में तो मास कितना होगा, एक ही होता है, तो यहाँ पर तो एक ही आएगा। ड्यूटीरियम दो, ड्यूटीरियम का मतलब फील आती है भाई पढ़ने में, दो। और ट्रीटियम में ट्राई आ रहा है, मतलब कितना मास होगा, तीन होगा। तो आप बताओ, अगर मैं इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे भारी कौन है? ट्रीटियम। तो ट्रीटियम सबसे ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, फिर ड्यूटीरियम, और फिर आपका हाइड्रोजन। क्या लगाना है? मास स्पेक्ट्रल लगाना है इन केस ऑफ आइसोटोप्स। मास स्पेक्ट्रल लगाना है मेरे भाई इन केस ऑफ आइसोटोप्स। दिस इज द टेबल। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज देखो, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, SiH3 और CH3, इसमें किसको चुनोगे? इसमें SiH3 को। क्यों? ध्यान से सुनना। क्या ये कार्बन फैमिली का मेंबर है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेट्रिक क्या होती है भाई? चांद, सितारे, गगन के पीछे। ये ग्रुप 14 ऑफ पीरियोडिक टेबल है आपका। क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? इट इज योर ग्रुप 14 ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड इट इज पॉपुलरली नोन एज द कार्बन फैमिली। तो सर कार्बन फैमिली का मेंबर है। तो अगर सेम फैमिली होती है, अगर सेम फैमिली होती है यानी कि ग्रुप, तो कंपैरिजन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। एक्चुअली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होता है उसको हम उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप हमेशा इंक्रीज ही होता है, तो ऊपर से लेके नीचे तक को एटॉमिक नंबर आपका बढ़ता ही है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है ऊपर से नीचे को, ये आप जानते ही हो। ठीक हो गया, इतनी चीज़ें हमें यहाँ से होनी चाहिए बहुत ज़्यादा क्लियर। देखो एक रूल होता है, आप उस रूल को अगर फॉलो करना चाहो आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल, बहुत ज़्यादा रिलायबल रूल नहीं है, लेकिन पॉपुलरली उसको बोला जाता है DNP रूल। कुछ एक्सेप्शंस इसके हमेशा आते हैं, लेकिन अगर आप कंसेप्चुअली चलोगे तो आप कभी गलत नहीं होगे, हमेशा चीज़ की हाइब्रिडाइजेशन चेक करना। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ये जो हमने पहले पॉइंट पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं भी आपको अगर प्लस आई माइनस आई ऐसा कुछ निकालना हो, तो इसको आप ज़रूर कंसिडर करना, ज़रूर और ज़रूर। ये कभी धोखा नहीं देगा आपको। ठीक है, DNP रूल ठीक है, बहुत जगह लगता है, बहुत जगह नहीं भी लगता, लेकिन ये काम आता है, इसलिए आपको ये यूज़ में लाना पड़ेगा। तो इसका, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप देखोगे डिस्टेंस, फिर आप देखोगे नंबर, और फिर आप लास्ट में देखते हो पावर। सर इसका मतलब क्या है? सबसे पहले भाई डिस्टेंस देखनी है। मतलब मान लो अगर मेरे पास यहाँ पर एक कोई कंपाउंड है, उसमें फ्लोरीन यहाँ पर लगा है, तो यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन में से इसकी डिस्टेंस सबसे कम है, तो इस पे ज्यादा लग रहा होगा इफेक्ट, और इसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो इस पे कम लग रहा होगा इफेक्ट। डिस्टेंस देखना इसको कहते हैं। सिमिलरली नंबर, नंबर मतलब सर यहाँ पर मान ले एक फ्लोरीन है, लेकिन यहाँ पर भाई दो आयोडीन लग गए, तो प्रायोरिटी किसको दोगे? सर नंबर वाले को, इसमें ज्यादा आई इफेक्ट लगेगा, क्यों? इसका नंबर ज्यादा है। नंबर, लास्ट में पावर, माना कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन से, इसकी पावर ज्यादा है, लेकिन वो लीस्ट प्रायोरिटी है। पहले नंबर देखो, यहाँ ज्यादा नंबर है तो इस पे ज्यादा इफेक्ट लगेगा।
ठीक है, इसको हम कहते हैं डीएनपी रूल, डिस्टेंस नंबर एंड पावर का रूल। इसको हम प्रैक्टिस में जब लाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बट यू शुड बी अवेयर कि आपको ऐसा नहीं है कि यहीं पर सारी ऑर्गेनिक खत्म हो जानी है ना। ये एक छोटा सा पार्ट आप कर रहे हो, इससे बहुत ज़्यादा अतरंगी क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं। ये खाली एक एप्लीकेशन पार्ट होता है ऑर्गेनिक का, तो इसमें ही बहुत ज़्यादा घुस के नहीं रहना है। अब देखो, कुछ एक्सेप्शन नहीं कह सकते हम इसको, आप ध्यान से सुनना। अगर मैं आपकी भाषा से कहूँ तो यस, इट कैन बी एक्सेप्शन, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग इसमें गलतियाँ करते हो, और इसको फिर एक्सेप्शन का नाम दिया जाए तो वो गलत है। इसको आपको लॉजिकली हम रट देते हैं चीज़ों को, तब ये गलत होता है। मुझे बताओ इसमें किस में क्या चार्ज आना चाहिए। ये जो, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, ये चलो ये थोड़ा अलग हो जाएगा। ये एग्जांपल दे दिया मैंने, CH3 Mg X। अब आप लोग जनरली क्या कहते हो कि भाई CH3 तो कैसा है, एक प्लस आई ग्रुप है, तो ये डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो यहाँ पर भी CH3 प्लस आई ग्रुप होगा, ये बहुत ही गलत बात है। CH3 यहाँ पर कैसे काम करता है, एज एन माइनस आई ग्रुप काम करता है। ये कैसे हो गया मेरे भाई? ये एक मेटल है Mg, और CH3 में C क्या है, कार्बन। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज़्यादा होती है मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ये तो आपने देख रखा है, मेटल तो पहले और दूसरे पीरियड में आ जाते हैं ना, दूसरे ब्लॉक में, सॉरी। कार्बन तो कहीं बाद में आता है, 14th ग्रुप का मेंबर है वो। तो तब तक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज कम होने की वजह से, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से बहुत बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है, क्योंकि साइज भी छोटा होता है। तो इसलिए कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे आता है नेगेटिव चार्ज। अब बताओ हेलोजन, सॉरी, कार्बन पे आता है नेगेटिव चार्ज और इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब एक एक सीरीज में आपको लिखाता हूँ, और इस चीज को हम यहाँ पे करते हैं फाइनली खत्म। एक सीरीज है, थोड़ा सा आपको इसको बस देख लेना है। जैसे प्लस आई ग्रुप की सीरीज की अगर हम बात करते हैं, किस तरीके से चलती है। सबसे अच्छा प्लस आई माना जाता है CH2 को या CH3 को। फिर माना जाता है NH2 को। देखा आपने, सबसे अच्छा प्लस आई है, बावजूद इसके यहाँ पर माइनस आ गया था। यहाँ पर कैसे काम करता है, माइनस आई। तो ये ध्यान में रखना, इसको एक्सेप्शन समझो, कुछ करो, याद रहना चाहिए। फिर आ जाएगा आपका NH2, फिर आएगा आपका O नेगेटिव, फिर आएगा COO नेगेटिव, फिर आएगा आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर आपका क्या आ जाएगा, 2 डिग्री एल्काइल, फिर 1 डिग्री, और लास्ट में मिथाइल CH3। तो इस तरीके से CH2 होगा। ये आपकी एक हमने सीरीज बनाई है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा याद करना है, बस एक आइडिया होना चाहिए सीरीज का। ये प्लस आई हो गया। इसी प्रकार से चलती है माइनस आई ग्रुप की सीरीज। प्रायोरिटी ऑर्डर की हम बात करते हैं, काम नहीं आएगा ये आपके, मैं इतना भी कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा इस पर घुसे मत रहना। -NF3 पॉजिटिव, ये माइनस नहीं है एक्चुअली, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा यहाँ से, है ना। SR2। बस आप खुद ही इसमें दिमाग लगा के इनको कंपेयर करना, फिर छोड़ देना। ये इसी चीज़ के लिए बने होते हैं। NO2, SO3H, CN, CHO, COH। फिर आएंगे अपने हेलोजन्स। हेलोजन्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जितना ये पहले के कंपैरिजन कराए गए हैं ना, दीज आर सफिशिएंट, ठीक है।
OH, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बेंजीन, इन। देख लो भाई। अब इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन कर सकते हैं वैसे। ठीक है, जैसे मैं कुछ एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ छोटी छोटी चीज़ों का, कि किस तरीके से आपको इनको कंपेयर करना है। कंपेयर करना सीखो आप, क्योंकि क्वेश्चन आता है कंपैरिजन का एग्जाम में। जैसे मेरे भाई, जो भी डबल बॉन्ड वाली स्पीशीज होंगी ना, वो जनरली माइनस आई शो करेंगी। जैसे ये देखो, COH। COH मतलब सर, COOH ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, तो डबल बॉन्ड है ना। हाँ, और डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड आया, मतलब परसेंटेज एस करेक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है। हमने देखा ना, जब डबल बॉन्ड आ जाता है, एक पाई आ जाता है, तो sp2 फिर sp बन जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है पाई बॉन्ड आने से। दो अगर पाई बॉन्ड आ जाते तो फिर वो sp बन जाता, फिर तो 50% आपका एस करेक्टर होता, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाती। तो ये डबल बॉन्ड वाले जनरली आपके माइनस आई ही शो करेंगे। अब आप कहोगे सर, लेकिन ये CO नेगेटिव प्लस आई क्यों शो कर रहा है? भाई वो इसलिए कर रहा है, CO नेगेटिव। आप इसका मतलब समझते हैं? आप इसका मतलब समझिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि ये जो ऑक्सीजन है और ये जो कार्बन है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, खींचना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को डोनेट करके यहाँ पर इसके साथ रेजोनेंस में है, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है। यानी कि इस कार्बन पे कोई लोड नहीं है इलेक्ट्रॉन का, तो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है किसी को। ऐसे ही 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये CH3 है, ये 1 डिग्री हो गया। 2 डिग्री में क्या हो जाएगा? CH CH3 CH3। अब आप खुद ही देखो यार, ये एक CH3 है, ये डोनेट कर रहा है। लेकिन ये 2 डिग्री में क्या है, कि ये CH3 भी इसको डोनेट करेगा, ये CH3 भी इस कार्बन को डोनेट करेगा, तो इस कार्बन को डोनेट करने में और आसानी होगी। अगर मैं वहीं पे इसको 3 डिग्री बना दूं, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे एक कार्बन है, तो इस कार्बन को तीन जगह से ये डोनेट कर रहे हैं, तो ये कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन देने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। ऐसा कंपैरिजन करो और इस तरीके से इसको पढ़ो। यही तरीका है आपका इंडक्टिव इफेक्ट को प्रॉपरली समझने का। ठीक है, बाकी हम जब क्वेश्चन इसका लाएंगे ना, क्वेश्चन जब हम इसके करेंगे, तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगी। फिलहाल ये पॉइंट्स आपको बहुत क्लियर रखने हैं, जैसे ये पेज, ये पेज, ये पेज, ये पेज, ये पेज, और ये वाला पेज इतना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये इनमें आपको बस कंपैरिजन करके सीखना है। मैं अब लिख भी देता हूँ, कंपेयर करो और सीखो, और छोड़ दो इसको, है ना। ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही है, क्योंकि ये मैं खुद कराऊंगा आपको। जब हम इसके बाद इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जब हम इसकी, तो ये टेबल आपकी खुद कवर हो जाएगी। इसको ऐसा नहीं कि रट्टा नहीं है, रटना नहीं है इसको, रट्टा नहीं। अब जैसे अगर मैं आपसे ये बोलता कि NF3 पॉजिटिव और NR3 पॉजिटिव में ज़्यादा अच्छा माइनस आई कौन होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल। ये टेबल यही तो बता रही है ना कि कौन अच्छा माइनस आई है, तो मैंने आपसे सीधे पूछ दिया मोर गुड माइनस आई कौन होगा। जैसे मैंने शुरू के दो उठा दिए, NF3 पॉजिटिव और NR3 पॉजिटिव। बताओ ज्यादा अच्छा माइनस आई कौन होगा? सर माइनस आई कौन? जो अपने इलेक्ट्रॉन खींचता है। सुन मेरी बात ध्यान से, अगर मैं इनको यहाँ पे ड्रॉ करूँ,
ये NH3 है, पॉजिटिव है, मतलब नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं भाई, तभी खींच रहा है वो इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर R ग्रुप है। अरे भाई, अब आप जानते तो हो कि R ग्रुप तो खुद डोनेट करने वाला है। तो क्या नाइट्रोजन उतना खींचेगा इलेक्ट्रॉन? इसको तो डोनेशन मिल ही रहा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा जिस भी ग्रुप से होगा, लेकिन कम खींचेगा। लेकिन यहाँ देखो, एक तो बेचारे नाइट्रोजन के पास पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, और ये 3 फ्लोरीन उसका और शोषण कर रहे हैं, इससे और ज्यादा खींच रहे हैं। बेचारा पहले से ही पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन लाएगा कहाँ से? तो उसको यहीं से खींचने पड़ेंगे जिस भी ग्रुप से वो अटैच होगा। तो ये ज्यादा अच्छा माइनस आई नहीं हो गया क्या? तो ये ज्यादा अच्छा माइनस आई हो गया, ये बहुत बुरा माइनस आई हो गया, क्योंकि यहाँ तो डोनेशन मिल रहे हैं इसको तीन तीन जगह से, तो ये कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। लेकिन यहाँ तो तीनों जगह से इससे इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं बकायदा, तो ये जिस भी ग्रुप से अटैच होगा उससे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ पुल आउट करेगा। इस तरीके से ये कंपैरिजन आपके होने चाहिए। अब देखिए अगले इफेक्ट की बात करते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट। ये किस तरीके से काम करता है? ठीक है, एक बार इंडक्टिव इससे पहले लेकिन अच्छे से देख लो, कंपेयर वगैरह कर लो। तो अभी तक हमने जो इंडक्टिव इफेक्ट को देखा था, हम ये जानते हैं कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट कहीं पर लगेगा तो वो सिर्फ किस पे ऑपरेट करता है? सिग्मा बॉन्ड पे। लेकिन क्या हो जब डीलोकलाइजेशन हो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स? तो उसको हम कह देते हैं रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होता है सर? देखते हैं। जैसे भाई ये बेंजीन है, तो बेंजीन में आप जानते हो कि इस तरीके से हम इसका कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा, एक चीज को आप ये समझना कि ये बेंजीन इन्वेंट कैसे हुआ। ये बेंजीन इन्वेंट कैसे हुआ, क्या क्या इसके पीछे का प्रोसीजर था, पूरा स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्ड वर्जन इसके जस्ट अगले लेक्चर में हाइड्रोकार्बन में आपको मिल जाएगा। वहाँ एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो मैं भी सीक्वेंस वाइज ही चल रहा हूँ। ठीक है, ये सीक्वेंस कुछ अलग नहीं कर रहे हैं हम। स्टेप बाय स्टेप आपको समझने के लिए मिलेगा कि बेंजीन में क्या सोचा था साइंटिस्ट ने, किस तरीके से बेंजीन को बनाया था। लेकिन यहाँ तो सिर्फ रेजोनेंस ही पढ़ना है। तो होता क्या है भाई बेंजीन में, देखो आप जरा ध्यान से, इस तरीके से कुछ पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो घूमते रहते हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बेंजीन में ये डबल बॉन्ड हमेशा इन दोनों कार्बन के बीच में ही होगा, इन दोनों के ही बीच में होगा, या इन दोनों के ही बीच में होगा। ये डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में भी हो सकता है, ये डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में भी हो सकता है। तो ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज करते रहता है, कुछ ऐसे। तो कहीं पे भी किन्हीं भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। सर ये पोजीशन चेंज कैसे करता है, उसको क्या हम समझ सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल समझ सकते हैं भाई। देखो अगर ये ऐसे मैंने एक बेंजीन बनाया, तो इसके लिए आपको बॉन्ड क्लीवेज का थोड़ा आइडिया, वैसे तो नहीं भी होगा चल जाएगा। तो ये बॉन्ड क्लीवेज करेगा, ये डबल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ को भेज दिए। ठीक है मेरे भाई, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जिस भी जगह पर भेजे उस जगह पर आप एक नेगेटिव साइन बना दोगे, क्योंकि इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन भी गेन कर लिया, तो एक नेगेटिव, और यहाँ पर आ जाएगा एक पॉजिटिव। और यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड तो है ही है। बताओ यार क्या कहते हो?
लेकिन सर अब हमें तो जो डबल बॉन्ड है वो इसके बीच में लाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कौन सा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव, तो इस बॉन्ड को इधर को तोड़ो। और सिमिलरली यहाँ पर भी बॉन्ड आना है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, तो इस बॉन्ड को इधर को तोड़ो। तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप बनाओगे दोबारा तो फिर कुछ ये ऐसे बनेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब आपको सिंपली एक काम करना है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव को मत जोड़ देना, ये बॉन्ड तो पहले से थे, अब नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में होंगी, इन दोनों के बीच में होंगी, इन दोनों के बीच में। इस तरीके से प्रोसेस चलती है, डिटेलली आप समझते चलोगे इनको, चिंता की कोई बात है नहीं। अब देखो रेजोनेंस के लिए एसेंशियल कंडीशन होती है कंजुगेशन की। फॉर रेजोनेंस essential condition is conjugation। कंजुगेशन बहुत ही इसेंशियल कंडीशन होती है भाई, बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल। कंजुगेशन क्या होता है, आपको सिंपल ध्यान में रखना है, वन पे कुछ एंड 2,3 पे डबल बॉन्ड। एक पे कुछ होगा और 2-3 पे डबल बॉन्ड होगा तो उसको कंजुगेशन कह देते हैं। दो स्पेशल केस होते हैं बैक बॉन्डिंग के, प्लस टू स्पेशल केसेस ऑफ बैक बॉन्डिंग, ये थोड़े से अलग से चलते हैं। सब चीज़ समझेंगे एक एक करके। देखो कंजुगेशन मतलब है क्या, पहले तो आप ये समझो भाई, जैसे हम कह रहे हैं ना, अभी हमने बेंजीन का एग्जांपल लिया, हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, क्यों हुआ शिफ्ट, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसे कोई कार्बन दिया हुआ है तो ऐसा तो नहीं हो रहा अपने आप कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। सर ऐसा हो सकता है क्या, इसका भी रेजोनेंस बना देता हूँ मैं, यहाँ सिंगल हो जाएगा यहाँ डबल हो जाएगा, नहीं भाई ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, कंजुगेशन नहीं है। कंजुगेशन क्या होता है सर, भाई जैसे ये कार्बन यहाँ पर था और मान लो इसके पास आपका लोन पेयर था, लोन पेयर था, तो क्या होगा, अब यहाँ पर कंजुगेशन बन सकता है। कंजुगेशन कैसे बनेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। और ब्रेक कैसे होगा, हो सकता है सर कि यहाँ पे नेगेटिव आ जाए कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाए पॉजिटिव, ऐसे भी ब्रेक हो सकता है। और हो सकता है कि ये इधर को ब्रेक हो जाए तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। तो हमें कुछ इस तरीके से इसको ब्रेक करना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है दो इलेक्ट्रॉन, ये अगर इसको डोनेट करेगा तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाए, तो इसको बोलेंगे कंजुगेशन। तो ऐसे कंजुगेशन के बहुत से हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं। देखो आपको सिंपली पहले कंजुगेशन के एग्जाम्पल आने चाहिए, ये जब हम इसके बाद प्रैक्टिस सेशन करेंगे उसमें ये अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंजुगेशन किसको कहेंगे, ये इसेंशियल है, आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा कंजुगेशन, मेरी बात मान के चलो। अगर आपको ये याद है, एक पे कुछ और 2-3 पे डबल बॉन्ड, वो कुछ क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। पहली कंडीशन, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, इसको बोलेंगे पाई और पाई का कंजुगेशन। एक पे डबल बॉन्ड, 2-3 पे भी डबल बॉन्ड होगा तो चल जाएगा। दूसरा, एक पे डबल बॉन्ड और 2-3 पे लोन पेयर, तो इसको बोलेंगे पाई और लोन पेयर का कंजुगेशन। तीसरा, डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे पाई और नेगेटिव का कंजुगेशन। चौथा, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलेंगे पाई और पॉजिटिव चार्ज का कंजुगेशन। पांचवा, डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल, इसको बोलेंगे पाई और फ्री रेडिकल का कंजुगेशन। तो आप ये देखो कि जहाँ जहाँ पर आपका डबल बॉन्ड होगा, जहाँ जहाँ पर आपका डबल बॉन्ड होगा उसको आप नाम दे देना पोजीशन 1, और उससे जस्ट आगे जाके
सेकंड और थर्ड पोजीशन में, सॉरी सेकंड और थर्ड पोजीशन में होना चाहिए डबल बॉन्ड, मेरी गलती है, मैं इसको एक बार अभी समझा रहे हैं इसको अच्छे से। सेकंड और थर्ड पोजीशन में आप ये देखना कि क्या डबल बॉन्ड है या नहीं। सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में ये होने चाहिए, और इन सब की पोजीशन को आप फर्स्ट पोजीशन मानोगे। क्या है सर, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा देखते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पर मैंने कहा ये लोन पेयर है, और यहाँ पर हमने कुछ ऐसा बना दिया, और यहाँ पर हमने कुछ ऐसा बना दिया। ये देखो दोनों सेम जैसी कंडीशन है, बट डिफरेंस है। तो जहाँ पे भी ये आपको इनमें से कुछ दिख जाए, इनको फर्स्ट पोजीशन नाम दे देना। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया पोजीशन नंबर 1। तो अब आप देखो दूसरी पोजीशन क्या होगी, या तो ये होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ देखो, पहली पोजीशन ये और 2 3 पे डबल बॉन्ड, तो क्या कंजुगेशन है? बिल्कुल है। क्या रेजोनेंस होगी? बिल्कुल होगी। यहाँ पर देखते हैं सर, पहली पोजीशन तो ये हो गई, दूसरी तीसरी पे कुछ नहीं है, दूसरी तीसरी पे कुछ नहीं है, तीसरी चौथी पे डबल बॉन्ड है, ये हमारे काम का नहीं है, तो यहाँ पे कंजुगेशन नहीं होगी। अब इस लोन पेयर को किसी से भी रिप्लेस कर ले मेरे भाई। यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड होता, मान ले ऐसे कुछ डबल बॉन्ड होता, तो यही तो बेंजीन की कंडीशन होती। फिर इसको 1 पोजीशन नाम देते, 2 3 पे डबल बॉन्ड, कंजुगेशन बेंजीन में हो जाता। यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज हो सकता था, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज हो सकता था, यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल हो सकता था। तो 1 पे कुछ, उस पोजीशन को 1 नाम देना, और 2 3 पे चेक करना है कि क्या डबल बॉन्ड है या नहीं। इसको आप कहोगे रेजोनेंस। क्लियर है? ये कंडीशन आपको याद कर लेनी है बस, और याद भी नहीं करनी। ये चीज बताई है ना, 1 पे कुछ और 2 3 पे डबल बॉन्ड, बात हो गई खत्म। 1 पे पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, फ्री रेडिकल हो, या डबल बॉन्ड हो, कुछ भी हो। ठीक। सर स्पेशल केसेस क्या थे? स्पेशल केसेस देखना, छठवां और सातवां। लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर पॉजिटिव या वैकेंट ऑर्बिटल होगा, दोनों का मतलब एक ही होता है भाई, तो भी आपका रेजोनेंस हो सकता है। पॉजिटिव वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है? मान ले दो कार्बन एटम है, इस कार्बन के पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल है, और इस कार्बन के पास अगर लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा। लोन पेयर है, अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज भी है, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब भी होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अपना है, और एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी और से ले रखा है। तो अगर दूसरे कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और ये एक्सचेंज चलता रहेगा। तो ऐसे भी रेजोनेंस हो सकती है, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। सेम इसी तरीके से, नेगेटिव सॉरी लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरे के पास डी ऑर्बिटल है, तो ये भी एक प्रकार की रेजोनेंस शो करते हैं। सर पॉजिटिव चार्ज कैसे शो करेगा? पॉजिटिव चार्ज मतलब इसके पास इसका ऑर्बिटल खाली है कहीं ना कहीं, और दूसरा कार्बन जो है उसके पास डी ऑर्बिटल खाली है, तो ये अपने ऑर्बिटल्स में फिर एक्सचेंज करते रहेंगे। है ना? ये दोनों केसेस किसके हैं? बैक बॉन्डिंग के हैं। ये जब आप आगे थोड़ा सा और अच्छे से देखोगे, तो हम इनको और प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएंगे। फिलहाल हमें समझना है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कि कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर कब आप स्टेबल मान के चलते हो। देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि अगर कहीं पर आपको अनचार्ज्ड स्पीशीज मिलेगी, तो वो चार्ज्ड स्पीशीज से हमेशा ज़्यादा स्टेबल कंसिडर होगी। दूसरा, अगर किसी स्पीशीज का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली स्पीशीज, एज कंपेयर टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली स्पीशीज। तीसरी कंडीशन, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब सर जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इनको नेगेटिव चाहिए। अगर इनके ऊपर नेगेटिव दे दिया, नेगेटिव दे दिया, ओहो फिर तो मजा ही आ जाएगा सर। हाँ, तो ये ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू
नेगेटिव ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। यार ये मेरे को इतना बेकार रूल लगता है, ये तो कोई भी बता देगा। अब जैसे कार्बन है, CH3 है, तो इसको तो जनरली क्या चाहिए, पॉजिटिव ही चार्ज चाहिए। अगर इसको आपने नेगेटिव दे दिया, ये तो अनस्टेबल बन जाएगा, क्योंकि इसको वो चाहिए ही नहीं। अब मेटल पे आपने नेगेटिव चार्ज दे दिया, भाई साहब, मेटल की तो IP कम होती है, वो मेटल मेटल ही इसलिए है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो अगर उसको आप नेगेटिव चार्ज दे दोगे तो वो अनस्टेबल बनेगा ही, जाहिर सी बात है। तो नेगेटिव अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका उल्टा कर दो, वो भी सही हो जाएगा। क्या, पॉजिटिव ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। अब मेटल पॉजिटिव ही तो होते हैं, तो अगर उनके ऊपर आपने पॉजिटिव दे दिया तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा क्या। अब फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव दे दिया, भाई साहब कोई स्टेबिलिटी आएगी क्या, फ्लोरीन को तो नेगेटिव चार्ज चाहिए। इज मोर स्टेबल देन पॉजिटिव ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये वही हो गया कि फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव दे दिया भाई, वेरी वेरी अनस्टेबल, वेरी वेरी अनस्टेबल, बिल्कुल ही अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव, ये होता ही है, ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, वेरी स्टेबल। तो ये बचकाना रूल है, बट समझना चाहिए। देखो एक और इंटरेस्टिंग रूल है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में मिनिमम डिस्टेंस हो, और अगर एक एक स्ट्रक्चर ऐसा मिल रहा है मेरे को और जिसमें पॉजिटिव स्ट्रक्चर और नेगेटिव में मैक्सिमम डिस्टेंस है या डिस्टेंस ज़्यादा है, तो जिनमें डिस्टेंस कम है वो ज़्यादा स्टेबल बन जाते हैं। यानी कि अपोजिट जेंडर हो चाहे चार्ज हो, वो अट्रैक्ट ही करते हैं। तो कम डिस्टेंस होना अच्छा है, ये आप हमेशा मान के चलो। और छठवीं चीज, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, एंड सेकेंडली द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल रहेगा। आओ कंपेयर करके क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं। स्टेबिलिटी बताना। बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। इससे जस्ट अगला सेशन आपको एक मिक्स क्वेश्चन में कराऊंगा, JEE के भी और जो हमारे कॉम्पिटिटिव में जितने भी आए हैं, NCERT वगैरह एग्जाम्पलर वगैरह के। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप अप्रोच समझोगे कि आपको कहाँ मेहनत करनी है ज़्यादा, क्वेश्चन अटेम्प्ट। क्योंकि आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि कैसे ही जो क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन वहाँ से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। देखो फिर कंपेयर करते हैं। देखो पहले वाले में इसको तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कर दो, क्यों, क्योंकि ये दोनों में मैंने नेगेटिव चार्ज दे रखा है। तो अनचार्ज स्पीशीज वो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गई, पहला पॉइंट था ये हमारा। अब इन दोनों नेगेटिव चार्ज में से कैसे पता करेंगे कि कौन स्टेबल है या कौन नहीं। ऑक्टेट चेक करो। इस कार्बन का देखो, 1 2 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, लेकिन इस कार्बन में आप देखो 1 2 3, लेकिन ऊपर पे पॉजिटिव चार्ज है। क्या बोलते हो यार। अच्छा यहाँ पर डबल बॉन्ड कर लेना आप, और इसको H पॉजिटिव कर लो, है ना। तो अब देखो इस कार्बन के पास है आपके 4 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास है कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा, ऑक्टेट है इसका। ठीक है, यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड करा है और हाइड्रोजन को पॉजिटिव से दिखा दिया मैंने, क्योंकि वो लीव आउट कर रहा है इस तरीके से। इस स्पेशी में बताओ, दोनों ही चार्ज स्पेशी हैं, दोनों ही रेजोनेंस शो कर रहे हैं। ज़्यादा अच्छा रेजोनेंस कौन शो करेगा। ऑक्टेट चेक करो सबसे पहले, ऑक्टेट चेक करो।
सर जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ऑक्सीजन तो चलो भरा पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस कार्बन के पास अगर मैं देखूं और इस कार्बन से अगर मैं कंपेयर करूं, तो इन दोनों में बताओ भाई, ये रोशन आपका एक नया कॉन्सेप्ट अनलॉक करेगा। इनमें कौन ज़्यादा स्टेबल है? ये बहुत आसान सा है, मैंने आपको बताया था। देखो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर नेगेटिव है। कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसके ऊपर नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। बताओ, एक और कॉन्सेप्ट घुसेड़ दिया यहाँ पे। बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर देखो पॉजिटिव ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉजिटिव ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहाँ पर तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव अच्छा नहीं है, ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? लेकिन ये गलत है। यही खासियत है भाई। देखो कैसे, आप सीधे उस फैक्टर में मत जाओ। आपको ये 6 पॉइंट लिखा है, इसी प्रायोरिटी में चलो। पहले चार्ज अनचार्ज चेक करो। सर दोनों ही चार्ज है। अब चेक करो ऑक्टेट, फिर आगे बढ़ना है। अगर ऑक्टेट पूरा है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो ऑक्टेट की दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर चेक करो जरा। 1 2 3 4, ऑक्टेट पूरा। 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो यहीं पर बात खत्म हो गई, ये ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ ऑक्टेट पूरा होता, फिर पॉजिटिव ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नेगेटिव ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस फंडे में जाते। और अगर वो भी पूरा हो जाता, फिर पॉजिटिव नेगेटिव मिनिमम डिस्टेंस, पॉजिटिव नेगेटिव मैक्सिमम डिस्टेंस, फिर पाई बॉन्ड और फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। ये भी आपको समझना है। पहले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। ये एडवाइस्ड होगा कि इसको आप याद कर लो, लेकिन चैप्टर एंड होने तक आपको मैं और अच्छी से कुछ ट्रिक्स बता दूंगा जिनसे आपको डायरेक्टली हेल्पफुल होंगी। ठीक है भाई। एक चीज़ क्या है ना, इस पर अपनी फील नहीं आती पढ़ने पढ़ाने में भी। ऑनलाइन में बोर्ड वाली एक जो फील होती है वो अलग होती है ना? तो इसमें ट्राइंग टू एडजस्ट। अब देखो रेजोनेंस, रेजोनेंस में होता क्या है कि जो सिंगल बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। इसका मतलब समझना, जैसे यहाँ पर हम बेंजीन बना रहे थे, तो हमने कहा ना कि बेंजीन में ये इलेक्ट्रॉन हर जगह घूमते ही रहेगा, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी बॉन्ड अब सिंगल नहीं रहेगा और ना पूरा डबल रहेगा, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है। क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रह रहे हैं, और पूरा एक के साथ ऐसा नहीं कि यहाँ पर ही डबल रहेगा। ये आधा डबल बॉन्ड, ये दूसरा जो डबल बॉन्ड है, ये आधा इसके साथ होगा तो आधा इसके साथ होगा, ये आधा इसके साथ तो ये आधा इसके साथ, तो हर बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर को गेन करता है। तो बेंजीन में सिंगल बॉन्ड बढ़ता है डबल बॉन्ड करेक्टर की तरफ, है ना, जब भी रेजोनेंस होती है। और अगर कोई डबल बॉन्ड होगा तो वो पतला हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो सिंगल बॉन्ड करेक्टर को शो करने लग जाएगा। ये आप समझ ही पा रहे होगे, हमने अभी अभी डायग्राम देखा। ठीक है, तो मुझे आप कंपेयर करके बताओ बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा। चलो बताओ, बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगी और बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी?
अच्छा पहले देखो रेजोनेंस किस किस में हो रहा है। क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? नहीं, इसमें तो नहीं हो रहा। क्या इसमें हो रहा है? यहाँ पर डबल बॉन्ड, वन पे कुछ, टू थ्री पे डबल बॉन्ड, हाँ इसमें तो हो रहा है। और इसमें भी वन पे कुछ, टू थ्री पे डबल बॉन्ड, लेकिन और देखो इसमें एक और कंजुगेशन बन रहा है, वन पे कुछ टू थ्री पे डबल बॉन्ड, तो इसमें कंजुगेशन लंबा चल रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन इसका जो रेजोनेंस है वो ज़्यादा है, और इसका जो रेजोनेंस है वो क्या है, कम है। तो रेजोनेंस में हमें डबल बॉन्ड की लेंथ को कंपेयर करना है। तो ये तो प्रॉपर डबल बॉन्ड रहेगा, प्रॉपर डबल बॉन्ड रहेगा। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी डबल बॉन्ड में इसकी। फिर आप देखो ये डबल बॉन्ड, क्योंकि इनमें रेजोनेंस हो रहा है तो ये सिंगल बॉन्ड करेक्टर की तरफ बढ़ेंगे। इसका डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड करेक्टर की तरफ बढ़ेगा और इसका भी। लेकिन ज्यादा सिंगल बॉन्ड करेक्टर किसका बढ़ेगा? जिसमें रेजोनेंस ज्यादा हो रही है, जिसमें रेजोनेंस ज्यादा हो रही है। तो हम क्या कहेंगे, इसमें ज्यादा हो रही है रेजोनेंस, तो इसका जो, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, तो इसमें रेजोनेंस ज्यादा हो रही है तो इसका डबल बॉन्ड ज्यादा सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ज्यादा सिंगल बॉन्ड करेक्टर की तरफ बढ़ेगा बेसिकली। तो वो और ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी L3 की, और फिर होगी आपकी L2 की। और बॉन्ड एनर्जी उल्टा होता है, बॉन्ड एनर्जी उल्टी होती है बॉन्ड लेंथ की, तो सबसे ज्यादा L1, फिर L2, फिर L3। क्योंकि जितना ज्यादा मोटा बॉन्ड, ज्यादा बॉन्ड होंगे, दो तीन बॉन्ड, उतनी ज्यादा एनर्जी उनको तोड़ने के लिए देनी पड़ती है। ठीक है। अब भाई इसी से रिलेटेड एक टर्म आता है, मीजोमेरिक इफेक्ट। ये तो हमने रेजोनेंस को थोड़ा सा समझा। इससे रिलेटेड टर्म क्या है? मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट वही चीज है। इसमें कुछ पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ। जैसे इट ऑल्सो ऑपरेट्स टू पाई बॉन्ड। सेकेंड चीज, इट डेवलप पार्शियल चार्जेस, नहीं एक्चुअल चार्जेस। और अगर कोई बोले पार्शियल चार्जेस, तो नहीं, ये पार्शियल चार्जेस डेवलप नहीं करता, एक्चुअल चार्जेस डेवलप करता है, जिसकी वजह से शिफ्टिंग होती है, जो हमने अभी बेंजीन में देखी भी थी। और ये होता है आपका डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, डिस्टेंस से इसको कोई मतलब नहीं होता। अब मीजोमेरिक इफेक्ट दो तरीके का होता है, एक होता है प्लस एम, और एक होता है आपका माइनस एम। भाई प्लस एम मतलब जैसे वहां था ना, हाइपर कंजुगेशन, सॉरी इलेक्ट्रो इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस एम दिखाते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कह लो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कह लो, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो माइनस एम शो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन होते हैं? लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होते हैं? पाई बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप। पाई बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप्स। तो एग्जाम्पल मैं आपको लिखा देता हूँ, जैसे प्लस एम के एग्जाम्पल आप देखो, NH2 क्योंकि इसके ऊपर होता है लोन पेयर, OH इसके ऊपर होता है लोन पेयर, O ऑक्सीजन में तो लोन पेयर होता ही है, R भी होता है, NR2 भी होता है। ठीक है। X हेलोजन भी होते हैं क्योंकि लोन पेयर होता है इनके ऊपर। सिमिलरली NH COCH3 भी होता है। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, लेकिन लोन पेयर है। तो लोन पेयर वाली स्पीशीज से डायरेक्ट डबल बॉन्ड कनेक्ट नहीं होना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, तो नाइट्रोजन में लोन पेयर होता है, लेकिन अगर उसके पास ऐसे ये डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्ट है, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में आ जाएगा। यहाँ पर केस अलग है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन उससे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। डायरेक्टली कनेक्ट होता है यहाँ पर के जैसे, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में आता। यार इन पॉइंट्स को लिख लिया करो वहीं पर बना के।
है ना। इतनी चीजें यहाँ से मतलब बता के उसको लिखवा भी पाना, इट इज क्वाइट टफ। तो आप यहाँ पर देखो कि जैसे नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है ना, डायरेक्टली डबल बॉन्ड इससे अटैच है, तो ये डोनेट नहीं कर सकता। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, डबल बॉन्ड है इस ग्रुप में, लेकिन दूर है नाइट्रोजन से, तो ये डोनेट कर सकता है। ऐसे ही और एग्जांपल, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के आप ले लो, जैसे COOH ग्रुप है, COOR ग्रुप है, SO3H है, एक्सेट्रा, इस तरीके के जितने भी ग्रुप्स हैं। और ये पॉइंट ध्यान में रखना, डबल बॉन्ड में से अगर डायरेक्ट ऑक्सीजन कनेक्ट है तो ये डोनेट नहीं कर सकता। और अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर है इसके पास, लेकिन डबल बॉन्ड इससे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, तो ये डोनेट कर सकता है। जैसे खत्म ही करते हैं ना किस्सा। OH, NH2, OCH3, NO2, CHO, COOH, SO3H, O नेगेटिव। बताओ प्लस एम है कि माइनस एम है। देखो ध्यान से, सर ऑक्सीजन के पास होते हैं वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, तो इसके पास अभी भी 2 लोन पेयर बचेंगे, डोनेट कर सकता है, प्लस एम है। NH2 में सर लोन पेयर होते हैं और नाइट्रोजन के साथ कोई डबल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो प्लस एम। OCH3 में ऑक्सीजन के पास अगेन लोन पेयर होंगे, तो प्लस एम। कनेक्ट किस एटम से है वो देखो, नाइट्रोजन से है। NO2 में मैंने अभी बताया, एक ऑक्सीजन ऐसे और एक ऑक्सीजन को एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट कर देगा। तो लोन पेयर है इसके पास, लेकिन ये ऑक्सीजन इस लोन पेयर को डबल बॉन्ड की वजह से अपनी तरफ खींच देगा, तो ये -m शो करता है। CHO में भी ऐसा ही है कुछ, ये C है, ये H है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कभी लोन पेयर डोनेट नहीं करता, -m। COOH है, देखो डायरेक्ट डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन क्या OH के पास यहाँ पर लोन पेयर होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन ये O डोनेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये यहाँ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, और हमारा जो एटम जुड़ा है, जो ग्रुप जुड़ा है, वो कार्बन के साथ जुड़ा है। तो लोन पेयर कार्बन के ऊपर होना चाहिए, ना कि ऑक्सीजन के ऊपर। क्योंकि ये ग्रुप जिससे भी जुड़ेगा वो कार्बन की वैलेंसी से जुड़ेगा, तो कार्बन डोनेट करेगा ना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होने से क्या फर्क पड़ता है, -m। सेम SO3H में देखो, SO3H का स्ट्रक्चर सर कैसे बना सकते हैं। सल्फर की वैलेंसी होती है मेरे भाई 6, 1 2 3 4, ऐसे कुछ बनना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया SO3H। अरे यार, दो दो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 इन्वॉल्व है, डोनेट कहाँ से करेगा? प्योर -H। O नेगेटिव देखो, नेगेटिव मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अपना और एक किसी और का इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, डोनेट कर सकता है, तो ये +m इफेक्ट को शो करेगा, +m इफेक्ट को शो करेगा। ठीक हो गया। दिस इज ऑल अबाउट अवर रेजोनेंस इफेक्ट। अब ऐसे ही बढ़ते हैं अपने तीसरे इफेक्ट की तरफ, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस का नाम दिया जाता है, और इसको बेकर एंड नाथन इफेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इसके बारे में जानकारी दी थी। हालांकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, समझ के जाए तो। अच्छा, हाइपर कंजुगेशन की कुछ कंडीशन होती हैं, वो कंडीशन क्या क्या है देखो। पहली कंडीशन, अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। अल्फा कार्बन होना चाहिए जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, मेन ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। दूसरी कंडीशन, वो जो अल्फा कार्बन है उसमें एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या बोला मैंने? अल्फा कार्बन होना चाहिए जो कम से कम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, और उस अल्फा कार्बन में कम से कम एक हाइड्रोजन होना ही चाहिए। कैसे होता है फिर ये?
देखो जैसे मैंने एक ये स्ट्रक्चर बनाया, तो इसमें होता क्या है कि एक बार ये हाइड्रोजन अपने को लीव करेगा एज H पॉजिटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में निकल गया। सिमिलरली एक बार ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो सब वैसा ही रहेगा, बस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ऐसे करके ये स्ट्रक्चर बनते रहेंगे। कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं? जितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5, तो इस तरीके के टोटल 5 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले। लेकिन आप देखो एक स्ट्रक्चर तो इनिशियली भी हमारे पास था, तो 5 स्ट्रक्चर प्लस एक हमारे पास इनिशियल स्ट्रक्चर था जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा। अरे ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर इनिशियली है, क्या इसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था? नहीं था। लेकिन अब जो स्ट्रक्चर बनेंगे इन हाइड्रोजन के निकलने से, उनकी वजह से कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा। और ऐसे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे डबल बॉन्ड वाले? जितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5, एक एक करके हाइड्रोजन को निकालते रहो, बाकी वापस उसको जोड़ते रहो। जैसे एक बार मैंने कहा कि ये हाइड्रोजन जब निकला तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर मान लो एक स्ट्रक्चर ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें ये हाइड्रोजन ना निकले लेकिन ये हाइड्रोजन निकले, तो स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। फिर एक स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है जिसमें से बाकी हाइड्रोजन वैसे ही रहे, ये हाइड्रोजन निकल जाए, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। तो आपसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये आप देते हो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1 से। लेकिन अगर स्पेसिफिकली ऐसा पूछे कि टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, तो अब आप इनिशियल वाला स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि इनिशियल वाले स्ट्रक्चर में CH बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ था। तो इसका आंसर सिंपल कितना होगा? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बराबर। ये दो चीजें हैं, ये 2 पॉइंट पूछे जाते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। बहुत बार आपसे एक और चीज पूछ लेता है, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। सर जैसे देखो ये है बेंजीन के ऊपर CCl3, ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन फिर भी ये हाइपर कंजुगेशन शो करता है। कैसे शो करता है? यहाँ क्लोरीन निकलते हैं, जैसे ये कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा Cl2, और एक क्लोरीन निकल जाएगा HCl-। फिर क्या होगा? ये रेजोनेंस शो करने लग जाएगा। रेजोनेंस शो करेगा तो आप जानते ही हो यार कि यहाँ पे आ जाएगा एक डबल बॉन्ड करेक्टर CCl2, है ना। और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, यहाँ पे भी इस तरीके से कुछ रेजोनेंस हाइब्रिड, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आते हैं सिर्फ। बिल्कुल सर। तो ये हमारा एक क्या बन जाएगा? आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आप देखो कि आपका जो, सॉरी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा आपकी बारी, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पे कैसा चार्ज आया था? पॉजिटिव। तो आप देखो कि आपका जो बेंजीन रिंग जो हाईली नेगेटिव होती है, उस पे ऑर्थो और पैरा पे तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो हमारी जो रिंग है वो मेटा डायरेक्टिंग बन जाती है। Therefore ring becomes मेटा डायरेक्टिंग।
रिंग कैसी बन जाती है, मेटा डायरेक्टिंग बन जाती है, ये हमें क्लियर होना चाहिए जब भी रिवर्स हाइपर कंजुगेशन का केस होगा। ठीक है, इसमें आइसोटोप का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। फॉर आइसोटोप्स वही ले लेते हैं अपना पुराना एग्जाम्पल, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। यहाँ को मास बढ़ता है तो यहाँ को आई इफेक्ट तो इंक्रीज करता है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन इस इफेक्ट पीछे को इंक्रीज करेगा। यानी कि हाइपर कंजुगेशन के लिए प्रोटियम सबसे ज्यादा, फिर ड्यूटेरियम, फिर ट्रिटियम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हैवी आइसोटोप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी, इस कारण बस हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बन नहीं पाते अच्छे से। अब दो कॉन्सेप्ट जो बहुत पूछे जाते हैं, पहला है हीट ऑफ कंबशन। आपको मैं इसमें पीवाईक्यू भी दिखा सकता हूँ। हीट ऑफ कंबशन, और दूसरा है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या फर्क है मेरे भाई दोनों में? देखो, हीट ऑफ कंबशन यानी कि जब आपने किसी चीज को जलाया तो कितनी हीट निकल रही है, तो ये जाहिर सी बात है, हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ कार्बन एटम की, क्योंकि जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे उतनी ज्यादा हीट निकलेगी। अरे भाई, कंबशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स, अगर हम एल्केन को बर्न करते हैं, मान लो ये CH4 है, अगर मैंने इसको बर्न करा तो ये क्या देते हैं? हीट, लाइट, CO2 और H2O। तो ये जो हीट निकल रही है, ये जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतनी ज्यादा हीट निकलेगी। ठीक है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्टेबल हुआ, मान लो एल्कीन है, एल्कीन स्टेबल होते हैं, तो इनको हीट करने के लिए हीटिंग भी ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना? तो हीट ऑफ कंबशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के। तो बस दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं और बात बन जानी है। पहला, हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कार्बन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। ऐसे ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना। जैसे हम ये पढ़ते हैं भाई, अगर हमारे पास कोई एल्कीन है मान लो, अगर मैं इसमें H2 ऐड कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, पैलेडियम, तो ये कुछ इस तरीके से ऐड हो जाते हैं, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, कितने हाइड्रोजन को ऐड करा? 1 मोल हाइड्रोजन को ऐड करा। तो 1 मोल हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए जो हीट दी वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसके प्रोपोर्शनल होगी? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के। क्यों ना पाई बॉन्ड के? क्योंकि पाई बॉन्ड की जगह पर ही तो हाइड्रोजन ऐड होंगे। हाइड्रोजन तो ऐड पाई बॉन्ड की जगह पे होंगे, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड था तो 1 मोल हाइड्रोजन लगा। दो पाई बॉन्ड होते हैं तो 2 मोल हाइड्रोजन। इस पाई बॉन्ड को तोड़ा तो इस कार्बन पे एक वैलेंसी खाली हुई, इस कार्बन पे एक वैलेंसी खाली हुई, उसकी जगह पर एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगली चीज आ गया भाई। हाँ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के या एल्काइन के। तो ये स्टेबिलिटी वाला फैक्टर तो दोनों में ही चलता है, वहाँ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था नंबर ऑफ कार्बन के, ये पाई बॉन्ड के हैं, और स्टेबिलिटी के तो दोनों इनवर्स ही हैं। तो क्वेश्चन जरा अब यहाँ से अटेम्प्ट करते हैं, आपका PYQ बनने का जो फैक्टर है वो सही हो जाएगा। देखो जरा, जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, पहला, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताना किसमें ज्यादा होगी किसमें कम होगी। दूसरा,
अच्छा भाई, एक चीज मैं आपको और रिवाइज करा दूं कि जब हम हाइपर कंजुगेशन की बात कर रहे हैं तो हाइपर कंजुगेशन हम पढ़ते क्यों है? हाइपर कंजुगेशन हमें स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी देता है। आप लोग जैसे जब भी रिएक्शन पढ़ते हो ना, आप लोग ऐसा कहते हो 3 डिग्री कार्बोकटाइन, 2 डिग्री कार्बोकटाइन, 1 डिग्री कार्बोकटाइन ऐसे स्टेबल होता है। वो तरीका भी गलत है। आप हमेशा कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को डिग्री के हिसाब से मत देखो, आप देखो कि उसमें अल्फा एच कितने हैं। जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। तो इसी लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर आंसर आपको करना है। देखो देख लेते हैं। हो गया भाई पेन। देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पाई बॉन्ड तो बराबर हो गए। अब स्टेबल कौन होगा? अगर आपको दिख रहा है तो ये सिस फॉर्म है और ये आपका ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी। क्लियर है? ट्रांस ज्यादा स्टेबल की होती है, अरे दोनों ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, रिपल्शन कम होता है। रिपल्शन कम होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो बॉन्ड ही ज्यादा हो गए, तो ये ज्यादा हो जाएगा। तीसरी कंडीशन देखो, इन दोनों में तो आप जानते हो कौन जीतेगा। सर ये जीत जाएगा क्योंकि इसमें ज्यादा आपके इसमें स्टेबिलिटी आपकी ज्यादा है ना? है ना? लेकिन अब इसमें बताओ, नाम दे देते हैं इसको, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसमें होगी? स्टेबिलिटी को अब चेक करना है ना। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी में तो मैं जानता हूँ कि अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, ये अच्छा क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी मुझे इतना जरूर पता है कि ये ए सिस फॉर्म है, बी ट्रांसफॉर्म है, तो ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू सिस फॉर्म। क्योंकि सिस फॉर्म में रिपल्शन होता है, ट्रांसफॉर्म में रिपल्शन नहीं होता, दोनों ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। लेकिन सी में देखो, ये अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। 6 अल्फा हाइड्रोजन है। दिख रहा है आपको? सर यहाँ पर भी तो 6 ही अल्फा हाइड्रोजन होंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर भी 6 ही अल्फा हाइड्रोजन होंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आप इस कार्बन, ये अल्फा कार्बन है दो, इनमें भी तीन तीन हाइड्रोजन, ये एक अल्फा कार्बन, ये एक अल्फा कार्बन, इसमें भी तीन तीन हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। लेकिन ध्यान से देख, इसके जो दोनों अल्फा कार्बन है वो एक ही अल्फा कार्बन से एक ही कार्बन से अटैच है, ये मेन कार्बन है। और इससे ये दो अल्फा कार्बन अटैच है जिनमें तीन तीन हाइड्रोजन फर्दर अटैच होंगे। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है ऑन सेम कार्बन। तो ये तो और ज्यादा स्टेबल हो गया, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सी। तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्स होती है स्टेबिलिटी के, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर जस्ट उल्टा बन जाएगा, ए बी सी। यानी कि इसकी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी और फिर इसकी। ठीक है भाई, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर? अब बढ़ते हैं लास्ट इफेक्ट की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये एकमात्र टेम्परेरी इफेक्ट है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ चीजें लिख लो। इट अराइजेज ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जब कोई अटैकिंग रिएजेंट होता है तो उसी की प्रेजेंस में आपको ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलता है। दो प्रकार का होता है ये, प्लस ई और माइनस ई। ज्यादा घुसने की जरूरत है नहीं अंदर, मेन चीज समझो है क्या। भाई जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, यहाँ से मेरा आपका इलेक्ट्रोफाइल आया, तो इलेक्ट्रोफाइल ने जब इस पे अटैक करा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको तो नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो बॉन्ड कैसे टूटना चाहिए? ऐसे। ऐसे ही क्यों टूटना चाहिए सर डबल बॉन्ड? क्योंकि भाई अगर डबल बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके इस कार्बन पे आ जाएंगे, और यहाँ पे ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल मेरा इस नेगेटिव पे इजीली फिर अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें
तो ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और ये हाइड्रोजन आके इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो ये प्लस ई इफेक्ट हो गया। सर प्लस ई इफेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा और उसने प्लस चार्ज वाले ने अटैक करा, तो प्लस ई इफेक्ट हो गया, ऐसे भी समझ सकते हैं। और उसकी डायरेक्शन में आपका बॉन्ड टूटा, तो उसी डायरेक्शन में अगर बॉन्ड टूटता है तो उसको हम प्लस ई इफेक्ट कहते हैं। उसी डायरेक्शन में अगर बॉन्ड टूटता है तो उसको हम प्लस ई इफेक्ट कहते हैं। जिस डायरेक्शन में जहां पर इलेक्ट्रोफाइल आके या अटैकिंग रिएजेंट आके जुड़ रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में बॉन्ड टूटे तो उसको प्लस ई इफेक्ट कहते हैं। इतना भी समझ में नहीं आता, भाड़ में जाए, अगर प्लस अटैक कर रहा है तो प्लस ई इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो प्लस ई इफेक्ट होगा। इसका उल्टा कर दो। सर अब कर रहा है न्यूक्लियोफाइल अटैक, जैसे साइनाइड है, तो अब ये कौन सा इफेक्ट हो जाएगा? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग, तो ये माइनस ई इफेक्ट हो जाएगा। आंख बंद करके आप लगा सकते हो। क्योंकि अब जो बॉन्ड टूटेगा ना, अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ रहा है तो बॉन्ड इधर को टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो तभी न्यूक्लियोफाइल इस पे जुड़ पाएगा। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को तो कैसा चार्ज चाहिए? न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जुड़ेगा। तो जहां पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, उसके बगल वाले कार्बन की तरफ बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, तो इसको माइनस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये उसी की जो हमने आज रिवाइज कर ली है। अब बेसिकली हम मेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं, इस पे पूछे जाते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं भाई, उनको देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस हम कल से शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना? सो दैट इज बेसिकली ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप सो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो, है ना? कोशिश पूरी करी गई है भाई कि जितनी चीज़ें बेसिक से इसमें करी जा सकती थी वो कराई जाए। तो शायद इतनी ही इसमें हो सकती थी, क्योंकि टाइम बाउंडेशन थी, टाइम की लिमिटेशन थी। और मेरे ख्याल से टाइम कितना हो गया अभी? तकरीबन 1.5 घंटा हुआ है। इतने में हमने सारे इफेक्ट देख लिए, और इतने में ही ख़त्म नहीं हुआ है। कल हम जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो आप देखोगे मिक्स क्वेश्चन होंगे, मेंस भी होगा, एडवांस भी होगा, तो वहां पर आप देखोगे कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अप्रोच ही आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करती है। और वो लेक्चर लेने के बाद जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की कर लेंगे, फिर हम बढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स की तरफ, और हाइड्रोकार्बन के भी फिर उसी तरीके से क्वेश्चन को करके फिर हम 12th की ऑर्गेनिक उठा देंगे। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अमाइन, और लास्ट बचेगा फिर बायोमोल। ठीक, चलिए।